हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एक न्यूक्लियोटाइड है, एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसके पास आप देखें 3 फास्फेट के ट्राई फास्फेट 3 फास्फेट हैं। अगर मैं स्केच करूं तो आप देखें ये राइबोज शुगर है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। स्टूडेंट यहाँ पे एक MCQ आ जाता है जो आपने जहन में रखना है कि नाइट्रोजिनस बेसिस हमेशा न्यूक्लियोटाइड में कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होती है और फास्फेट ग्रुप हमेशा कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होते हैं। अब चूंकि ATP है तो यहाँ पे एडिनोसिन अटैच है और यहाँ पर 3 फास्फेट, ये पहला ईस्टर लिंकेज आ गया, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 हो गए। हेयर 1 2 3 4 आप देखें यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड हैं, 2 डाई फास्फो या फास्फो डाई ईस्टर बॉन्ड है। आपको समझाना क्या है कि ATP जो है वो एक अनस्टेबल न्यूक्लियोटाइड है। जब सेल को एनर्जी की नीड होती है तो यहाँ पर मौजूद ये बॉन्ड स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। इसके ब्रेक होने की वजह से ये जो ATP का मॉलिक्यूल है ये जो एनर्जी जनरेट कर रहा होता है दैट इज 7.4 किलो कैलोरीज, 8.4 किलो कैलोरीज तक। लेकिन आपने इसे नोट करना है MCQ के हवाले से, लेकिन जहन में ये रखना है कि 8.4 किलो कैलोरीज तक एक बॉन्ड के ब्रेक होने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब अगर सेल को मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत है तो ये दूसरा बॉन्ड स्प्लिट हो जाता है। फिर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो 6 किलो कैलोरी से कम होती है। अब एक बात ये कि पहले के पास ज़्यादा एनर्जी है, दूसरे के पास कम एनर्जी है, और जो तीसरा है वो स्प्लिट नहीं होता। यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती है। इसमें एनर्जी तो है, मोनोफॉस्फेट है, एक फास्फेट है, उसके ब्रेक होने से एनर्जी प्रोड्यूस तो हो सकती है, लेकिन वो अपने आप को स्टेबल रख सकती है ताकि वो कन्वर्ट हो सके किस में, अगेन ADP में, कन्वर्ट हो सके किस में, अगेन ATP में। लिहाजा जो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर होती है ATP में वो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होती है, और एक बॉन्ड टूटने से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो 7.4 किलो कैलोरीज है। और कितने ईस्टर बॉन्ड हो गए? 4। फास्फोडाइस्टर की बात करेंगे तो 2। फर्दर मूव करते हैं स्टूडेंट। इन केस ऑफ दिस हम लोग बात कर रहे हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल की। इन केस ऑफ वाटसन एंड क्रिक मॉडल, वाटसन और क्रिक जो थे 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने DNA को एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा DNA जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है। अब यहाँ पे मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगा, चैप्टर नंबर 20 में आप लोग पढ़ चुके थे DNA मॉडल्स को। आपने DNA मॉडल्स में 3 मॉडल्स को स्टडी किया था। पहला था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, दूसरा था डिस्पर्सिव मॉडल, और जो तीसरा मॉडल था दैट वाज कंजर्वेटिव मॉडल। ये आपने ध्यान में रखना है।
इसकी एक्सप्लेनेशन मैं डीएनए जब रेप्लिकेशन आपको पढ़ाऊँगा उस दौरान दूंगा। और आप लोगों के नोटिस में एक बात होनी चाहिए स्टूडेंट कि सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि सेमी कंजर्वेटिव को एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव किया था दे वर द टू साइंटिस्ट मेजल्सन एंड स्टॉल। इसे भी डिटेल में हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, अभी फॉर एमसीक्यू मैंने राइट कर दिया। उसके बाद दूसरी बात, हमारी बुक में जो डीएनए की एक्सप्लेनेशन है वो बीटा डीएनए है। डीएनए के 5 टाइप्स डिफरेंट और मौजूद हैं, यानी डीएनए ए बी सी डी जी 5 मॉडल मौजूद हैं, लेकिन हम जिसे डिस्कस कर रहे हैं वो बी डीएनए है, जिसे वाटसन एंड क्रिक मॉडल ने एक्सप्लेन किया था। तो उसकी एक्सप्लेनेशन क्या थी उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है। ये मैं ऊपर लिख चुका हूँ यहाँ पे कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है, यानी डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रैंड के ऊपर मौजूद है। सेकंड आप देखें स्टूडेंट कि इन केस ऑफ द डीएनए जो कि डबल हेलिकल स्ट्रैंड हैं ये एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, एंटी पैरेलल। नाइट्रोजिनस बेसिस में वो बेस पेयरिंग रूल को अप्लाई करते हैं। अब बेस पेयरिंग रूल क्या होता है कि एडेनिन ने हमेशा अपने पार्टनर के साथ मिलना है, और वो पार्टनर क्या होगा? थायामीन। एडेनिन डबल बॉन्ड बनाएगी हमेशा थायामीन के साथ, और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है किसके साथ? साइटोसिन के साथ। ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के साथ। दिस इज़ द बेस पेयरिंग रूल। उन्होंने कहा एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड थायमीन के साथ, गुआनिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन के साथ बनाएगी। फर्दर आप देखें कि जो डीएनए का डायामीटर होगा, डीएनए डायामीटर वो हमेशा 2 नैनोमीटर, समटाइम वो ऑंगस्ट्रॉम में पूछ लेते हैं तो 20 ऑंगस्ट्रॉम, और बेस पेयर जो हैं, जो एक दूसरे के कॉन्जेक्टिव हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 0.34 नैनोमीटर होगा। दिस इज़ द रीज़न कि हमेशा डीएनए का जो डायामीटर होगा वो 20 नैनोमीटर होगा। दैट्स द रीज़न कि तमाम की तमाम बेस पेयर्स उनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है 0.34 नैनोमीटर। उसकी वजह से जो डीएनए का डायामीटर है वो हमेशा 2 नैनोमीटर होगा। स्टूडेंट यहाँ पे एक बात आप नोट करें कि जो बेस पेयर हैं वो इस डबल हेलिक्स में स्टेयर्स की फॉर्म के अंदर मौजूद होती हैं। लेडर लाइक स्ट्रक्चर है। अब हमारे यहाँ अमूमन डीएनए को रिप्रेजेंट करने के लिए ये स्ट्रक्चर बना दी जाती है, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। डीएनए क्या है उसकी मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे स्केच कर रहा हूँ। दिस इज़ अ रिबन लाइक स्ट्रक्चर, यू कैन सी हेयर। आप ज़रा यहाँ फोकस कीजिएगा। हेयर आई एम मेकिंग वन स्ट्रैंड। आप देखें ये रिबन लाइक है, यहाँ से टर्न हो रहा है। फिर आप देखें यहाँ पर ये रिबन लाइक है, टर्न हो रहा है। यहाँ से ये टर्न हो रहा है, ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर है। दैट इज़ द वन स्ट्रैंड। सेकेंड स्ट्रैंड इसके ऊपर कैसे होता है ज़रा देखिएगा। वो बिहाइंड द वन स्ट्रैंड है, यानी इस स्ट्रैंड के नीचे मौजूद है। यहाँ पे ऐसे, फिर टर्न हुआ,
ऐसे, फिर टर्न हो रहा है ऐसे, फिर टर्न हो रहा है ऐसे। दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब अगर मैं इसे कहूँ 3 प्राइम और इसे मैं कहूँ 5 प्राइम और इसे मैं कहूँ 5 प्राइम और इसे मैं कहूँ कि दैट इज 5 प्राइम, तो ये 3 प्राइम हुआ, और दैट इज 3 प्राइम, तो ये 5 प्राइम हुआ। अब स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है कि सर ये प्राइम क्या है? प्राइम का मतलब होता है कि यहाँ पर कार्बन नंबर 3 पर OH फ्री है। 5 प्राइम का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कार्बन नंबर 5 पर OH फ्री है फॉर फर्दर बॉन्डिंग। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। इसे मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए मुझे स्केच करना होगा। देखिएगा यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, यू कैन सी हेयर, दैट इज़ द डीऑक्सीराइबोज शुगर। 5 कार्बन शुगर है, C1, C2, C3, C4, C5। आप जानते हैं कि यहाँ पे अगर C1 के साथ एडेनिन अटैच है तो यहाँ पे C5 के साथ फॉस्फेट अटैच है। एक ईस्टर बॉन्ड तो यहीं पर बन जाता है। फर्दर देखिएगा मैं एक और स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ यहाँ पे, अगेन डीऑक्सीराइबोज शुगर, इस वही C1, 2, C3, C4, C5। अगेन आप देखें यहाँ पर क्या चीज़ फ्री थी? OH। यहाँ पर क्या मौजूद है? फास्फोरिक एसिड। होना क्या है? इनके दरमियान बॉन्डिंग हो जाएगी। अब ये जो बॉन्डिंग हो रही है, दिस इज़ द फास्फोडाईस्टर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फास्फोडाईस्टर। और जब फास्फोडाईस्टर बॉन्ड बनता है तो क्या होता है बेटा? एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। आप देखें यहाँ पर ये ईस्टर था, यहाँ पर ये ईस्टर बन गया। 2 ईस्टर बॉन्ड को हम फास्फोडाईस्टर कह रहे हैं। लेट्स सी इसके साथ नाइट्रोजिनस बेस जो है वो ग्वानिन है। एक और स्केच कर लेते हैं। ये एक और न्यूक्लियोटाइड मैं यहाँ पे स्केच कर रहा हूँ। C1, C2, देन C3, देन C4, देन C5। यहाँ पे OH था, यहाँ पर ये फास्फोरस और इसके साथ ये बॉन्ड बना रहा है, ये फास्फोडाईस्टर बॉन्ड। और मैं कहूँ कि यहाँ पर मौजूद है थायमिन। तो इन केस ऑफ दिस आप गौर करें और मुझे बताएं कि यहाँ पर कौन सा स्ट्रैंड फ्री है। आप देखें यहाँ पर 3 फ्री है, ये 3 प्राइम हो गया, और यहाँ पर कौन सी कार्बन फ्री है? 5, तो ये C5 हो गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर को ज़रा देखिएगा। मैं इसी स्ट्रक्चर को रोटेट करता हूँ, देखिएगा ज़रा। इन केस ऑफ दिस मैंने ये डीऑक्सीराइबोज शुगर बनाई, रोटेट कर दिया इसे। आप देखें हेयर, दैट इज़ द C1, और इसके साथ हम कह रहे हैं अटैच है कॉम्प्लीमेंट्री बेस। दिस इज़ एक्चुअली द थायमिन। और आप जानते हैं कि थायमिन और एडेनिन के दरमियान क्या होता है? डबल बॉन्ड। अब हम डायग्राम शो कर रहे हैं। फिर आप देखें इसे रोटेट किया हमने, फिर अगेन आप देखें ये C1 था, ये C2, ये C3 फ्री है, ये C4, इसके साथ यहाँ C5, यहाँ पे C3 फ्री है, यहाँ पे फॉस्फो, ये लिंकेज हो गया आपस में, ये फास्फोडाईस्टर बॉन्ड बन गया। और यहाँ पे C1 के साथ क्या मौजूद है? ग्वानिन का पार्टनर क्या होता है? साइटोसिन। दोनों के दरमियान क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें इन केस ऑफ दिस, फिर मैं डीऑक्सीराइबोज शुगर बना रहा हूँ। इन केस ऑफ दिस ये C1 है, ये C2 है, ये C3, ये C4, और इसके साथ ब्रांच C5 आ गई। यहाँ थायमिन है तो इसका पार्टनर क्या होता है? एडेनिन। एडेनिन और थायमिन के दरमियान क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर जो स्ट्रैंड बन रहा था इस जगह पर, इन केस ऑफ दैट वैल्यू, वो हम लोग बात कर रहे हैं, दैट वाज द 5 प्राइम टू 3 प्राइम।
लेकिन यहाँ पे आप गौर करें एंटी पैरेलल बन रहा है, दिस इज द 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये वो न्यूक्लियोटाइड हैं जो आपस में असेंबल होते हैं। अब वन थिंग जो वाटसन एंड क्रिक ने बात की, वाटसन एंड क्रिक कहते हैं कि जो स्केलेटन है डीएनए का, यानी कि बैकबोन जो है डीएनए की, वो बनी हुई है किससे? पेंटोज शुगर से और फास्फेट से। अब मैंने वर्ड स्केलेटन का जानबूझ के यूज़ किया है कि अगर एमसीक्यू आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि स्केलेटन से मुराद वो बैकबोन पूछ रहे हैं। अगेन एक और बात कि ये जो स्ट्रैंड बन रही हैं ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक इन नेचर हैं। बट इन केस ऑफ द नाइट्रोजीनस बेसिस, सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे जब, तो एक टर्म लिखा हुआ है कि ये हाइपर हाइड्रोफोबिक है। अब हाइपर हाइड्रोफोबिक से क्या मुराद है? हाइपर हाइड्रोफोबिक से मुराद ये है कि देखें ये वाला जो स्ट्रैंड है, ये जो स्ट्रैंड है ये हाइड्रोफिलिक हैं, लेकिन इनके दरमियान जो ये बेस पेयर आ रहे हैं जिनमें कंजक्टिव डिस्टेंस है वो मैं बता चुका हूँ 0.34 नैनोमीटर का, जिसकी वजह से इसका डायामीटर 2 नैनोमीटर है। ये डायामीटर मैं लिख देता हूँ कि डीएनए का डायामीटर 2 नैनोमीटर आ रहा है, ये वाला। किसकी वजह से? इन नाइट्रोजीनस बेसिस की वजह से। अब हाइपर हाइड्रोफोबिक से मुराद क्या है कि डीएनए की जितनी भी इन्फो हैं, जितनी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन से मुराद आप जानते हैं कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो नाइट्रोजीनस बेसिस के पास मौजूद होती हैं। अब स्केलेटन बैकबोन हाइड्रोफिलिक है, न्यूक्लियोप्लाज्म का उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जो नाइट्रोजीनस बेसिस हैं इनके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं, ये बुरिड होती हैं इनसाइड, ताकि न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स इन नाइट्रोजीनस बेसिस को किसी किस्म का कोई अब्रेसिव डैमेज ना दें और जीन इंफॉर्मेशन इनके पास मौजूद रहे। लिहाजा इसके लिए हम टर्म यूज़ कर रहे हैं हाइपर हाइड्रोफोबिक, कि ये हाइपर हाइड्रोफोबिक होती हैं। अब स्टूडेंट अगर आप इस स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाएं जो मैंने यहाँ पे स्केच की थी डीएनए की, अकॉर्डिंग टू द वाटसन एंड क्रिक मॉडल, आप देखें ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइनर ग्रूव, दिस इज द माइनर ग्रूव। और जो ये स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेजर ग्रूव, दैट इज द मेजर ग्रूव। हमेशा याद रखना कि ये माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव कलेक्टिवली हम वन टर्न कह रहे हैं कि ये वन टर्न है, और दोनों के पास क्या मौजूद है? 10 पेयर्स ऑफ नाइट्रोजीनस बेसिस। ये आपका फिर अगेन एमसीक्यू आ गया। हम कह रही हैं कि 10 पेयर ऑफ नाइट्रोजीनस बेसिस माइनर के पास भी मौजूद है, 10 बेस पेयर्स जो हैं वो मेजर के पास भी मौजूद है, इनटू वन टर्न। ये एक टर्न है, एक माइनर और एक मेजर का एक टर्न है, जिसका जो 36 डिग्री के ऊपर ये टर्न होता है, जिसकी जो लेंथ बनती है वो 3.4 नैनोमीटर है। ये माइनर और मेजर ग्रूव का आपको कंसेप्ट आ गया। अक्सर आपके ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं हाउ मैनी नाइट्रोजीनस बेसिस आर प्रेजेंट इन माइनर ग्रूव। अब अगर पेयर्स नहीं पूछे तो 20 हैं, अगर वो पूछते हैं हाउ मैनी नाइट्रोजीनस बेसिस तो 20 हैं, अगर वो पूछते हैं हाउ मैनी पेयर्स तो 10 हैं। तो माइनर ग्रूव, ये माइनर ग्रूव है 10 पेयर्स ऑफ नाइट्रोजीनस बेसिस, ये मेजर ग्रूव है 10 पेयर्स ऑफ नाइट्रोजीनस बेसिस, दोनों मिलकर एक टर्न बना रही हैं। 36 डिग्री के एंगल के ऊपर ये टर्न होता है और वन टर्न की जो लेंथ है वो 3.4 नैनोमीटर होती है। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैंने यहाँ पे जो कंजक्टिव डिस्टेंस का जिक्र किया था वो 0.34 नैनोमीटर का किया था। मैंने कहा था इट विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट इन एवरी नाइट्रोजीनस बेसिस विच आर प्रेजेंट इन लाइक द स्टेयर्स इन द डीएनए। हर किसी के दरमियान ये डिस्टेंस है, जिसकी वजह से ये डायमीटर आ रहा था 2 नैनोमीटर।
अब बिल्कुल बच्चे